आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, एकांत के क्षणों का आनंद ले रहे होंगे, कुछ अच्छा पढ़ रहे होंगे, कुछ अच्छा सुन रहे होंगे। इन्हीं एकांत के क्षणों का आनंद लेते हुए स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको वाङ्मय 18 से पुस्तक वाङ्मय 18 चमत्कारी विशेषताओं से भरा मानवीय मस्तिष्क पृष्ठ 1.21 से पढ़कर सुनाते हैं। मानवीय क्षमताएं जगाने के विज्ञान वेत्ताओं के प्रयास। आइए सुनते हैं, धीरे धीरे चिंतन मनन करते हैं, स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखते हैं। मित्रों, आमतौर से मस्तिष्क की क्षमताओं के संबंध में लोग भाग्यवादियों जैसी उदासीनता अपनाए हुए रहते हैं और सोचते हैं भगवान ने जिसे जैसी प्रतिभा बुद्धिमत्ता दी है उसी से काम चलाना पड़ेगा। उस क्षेत्र की खामियों को सुधारने और विशिष्टताओं को उभारने में लोग अपने को असहाय, असमर्थ मानते हैं, पर वस्तुतः वैसी बात है नहीं। जिस प्रकार व्यायाम से बलिष्ठता, शिक्षा से बुद्धिमत्ता, व्यवसाय से संपन्नता अर्जित की जा सकती है, ठीक उसी प्रकार माने संस्थान का जादुई भानुमति का पिटारा भी समुन्नत बनाया जा सकता है। कहना न होगा कि मानसिक क्षमता की तुलना में अधिक वरिष्ठ, विशिष्ट मानना पड़ेगा। मनोविज्ञान रसायन विशेषज्ञ डॉक्टर स्किनर के अनुसार 10 अरब तंत्रिका कोशिकाओं वाले 3 पाउंड वजन के विलक्षण मानवीय मस्तिष्क में रसायनों एवं विद्युत धाराओं के प्रयोग से इसके रहस्यों को अब जल्दी ही समझा जाने लगा है, जिससे मानवीय सत्ता को देवता अथवा असुर बनाना संभव है। क्या सुविकसित मस्तिष्क की प्रतिभा का स्वल्प विकसित अथवा इसके ठीक विपरीत परिवर्तन संभव है? जर्मनी के मस्तिष्क विद्या विज्ञानी डॉक्टर एलन जैक तथा मार्क रोजनबर्ग कुछ ऐसा ही प्रयोग कर रहे हैं। रॉकलैंड स्टेट हॉस्पिटल न्यूयॉर्क के डॉक्टर नाचान क्लाइन ने सर्पगंधा बूटी से एजिमेलिन नामक रसायन निकाला था। इससे उद्दीप्त मस्तिष्क को शांत करने में बहुत सफलता मिली। पीछे इस रसायन को और भी परिष्कृत करके पिप्राडॉल, क्लोरप्रोमेजीन, मेप्रोसेट जैसी दवाओं का तांता बन गया। अब इन शामक रसायनों के सहारे मस्तिष्क पर छाई चिंता, भय, उद्वेग, आवेश जैसी परेशानियों को एक गोली के साथ गले के नीचे उतारा जा सकता है और आराम के साथ चैन की नींद सोया जा सकता है। यह तो पाश्चात्य शोध की बात हुई। आयुर्वेद में अनेकों ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिन्हें शामक, निद्राजनक, आक्षेपहर के रूप में बड़ी सफलता के साथ प्रयोग किया जाता रहा है। रसायनों से अद्भुत प्रक्रिया से परिचित वैज्ञानिक समुदाय अब धीरे धीरे मानस का हितकर प्रभाव डालने वाली इन वनौषधियों की ओर लौट रहा है।
चरक एवं सुश्रुत ऋषियों के आविष्कार के पुनर्जीवन का ही क्रम अब फिर चल पड़ा है। प्रयोग निरापद किंतु जानवरों पर ही हो सकते हैं। मस्तिष्क की शोध के क्षेत्र में सीधे मनुष्यों पर हाथ नहीं डाला जाता। मानस रसायनों के प्रत्यारोपण के प्रयोगों से जब मान्यता बनने लगी है कि यह प्रयोग अगले दिनों मनुष्यों पर भी संभव हो सकेंगे। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के डॉक्टर एलन जैकवसन ने प्रशिक्षित चूहों के मस्तिष्क से आरएनए रसायन निकालकर अनाड़ी चूहों के मस्तिष्क में पहुंचाया तो अनाड़ी भी प्रशिक्षितों की तरह व्यवहार करने लगे। इस संदर्भ में मिशिगन विश्वविद्यालय के डॉक्टर ऑटो शिमल ने घोषणा की है कि अब हमारे हाथ में मानव मस्तिष्क को नियंत्रित करने की शक्ति आ गई है, पर आशा की जानी चाहिए कि उसका प्रयोग केवल अच्छाई के लिए ही होगा, किंतु साथ ही इस खतरे को भी ध्यान में रखना होगा कि इस नव उपार्जित शक्ति का प्रयोग महत्वाकांक्षी राष्ट्र अपनी चिंतन धारा के जबरन विस्तार के लिए भी कर सकते हैं। चिकित्सा शास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 प्रमुख वैज्ञानिकों को न्यूरोलॉजी में शोध हेतु मिला था। ये थे प्रोफेसर हॉजकिन हक्सले एवं प्रोफेसर हॉजकिन हक्सले एवं एक्सिलस। इस त्रिगुट के ज्ञान तंतुओं में एक विद्युत आवेश की खोज की और बताया कि यह बिजली किस तरह तंतुओं और मस्तिष्क की केशों के बीच दौड़ती है और टेलीफोन की तरह स्थित का संवाद संकेत पहुंचाती जाती है। ज्ञान तंतु एक प्रकार के बिजली के तार हैं जिन पर विद्युत आवेगों के साथ संदेश दौड़ते रहते हैं। एक एक तंतु की लंबाई 1,00,000 मील 1,61,000 किलोमीटर से भी अधिक होती है। इनकी मोटाई 1 इंच के 100वें भाग से भी कम होती है। इन तथ्यों से मस्तिष्क की विराटता एवं शोध की असीम संभावनाओं का एक अनुमान होता है। मित्रों, 18वीं सदी के अंत में सर विलियम्स पेनफील्ड ने ब्रेन सेंटर्स को जानने के लिए जो प्रयोग आरंभ किए उनकी श्रृंखला अभी चल ही रही है। मस्तिष्क विज्ञानी कहते हैं कि स्थूल मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, एक पुराना एनिमल ब्रेन पूर्व संचित पार्श्विक कुसंस्कारों एवं अंतःवृत्तियों से युक्त तथा दूसरा ऊंचे स्तर का नया मस्तिष्क जो मात्र मनुष्य को ही मिला है। पहले में दर्द, भय, भूख, यौन इच्छा, थकान, आक्रमण आदि के केंद्र होते हैं तो जो मुख्यतः जीवन को बनाए रखने एवं नस्ल को जीवित रखने के लिए जरूरी है। जो दूसरा नया मस्तिष्क है उसमें और भी अधिक विकसित प्रीफ्रंटल लोब होते हैं जिनका कार्यक्षेत्र विशुद्धता, बौद्धिक है, तर्क बुद्धि, सिविक सेंस, आपसी व्यवहार, योजनाबद्ध कार्यक्रम का निर्धारण आदि यही निश्चित किए जाते हैं। भावनात्मक आवेगों पर नियंत्रण यहीं से होता है। उदाहरणार्थ प्रयोगशाला में विद्युत इलेक्ट्रोड के माध्यम से बिल्ली की मानसिक स्थिति ऐसी बना दी गई कि वह चूहे पर आक्रमण का स्वभाव भूलकर उससे डरने लगी।
खरगोश और शेर की कुश्ती कराई गई तो शेर दुम दबाकर एक कोने में जा बैठा और खरगोश ने इस प्रकार हमला बोला मानो उसे अपनी बहादुरी जीत का पूरा पक्का विश्वास हो। आमतौर से पशु अपनी सजातियों से ही यौन संबंध स्थापित करते हैं, पर इलेक्ट्रोडों से प्रभावित जीवों ने अन्य जाति वालों के साथ यौन संबंध स्वीकार करने में उत्साह दिखाया। इसी प्रकार वे अपने अभ्यस्त आहार को छोड़कर अन्य प्रकार का आहार अपनाने लगे। अधिक नींद लाने या बिना सोचे सोए ही बहुत समय पर स्वेच्छापूर्वक कार्यरत रहने में भी सफलता मिल गई। विद्युतीय उपचारों के अतिरिक्त अन्य कई प्रकार के प्रयोग भी पिछले दिनों चलते रहे। इनमें से एक है प्राण प्रहार हिप्नोटिज्म, दूसरा है रासायनिक उपचार मस्तिष्क को साथियों एक सीमा तक इन दोनों साधनों से प्रभावित करने में सफलता बहुत दिनों से मिलती आ रही है। अब उन साधनों को नए ढंग से नए प्रयोजन के लिए प्रयुक्त करने की बात सोची गई। हिप्नोटिज्म से प्रभावित व्यक्ति अपनी स्वाभाविक मनःस्थिति को भूल जाते हैं और प्रयोक्ता के संदेशों को सिरोधार करते हुए वैसा ही सोचते और करते हैं। साथियों, मस्तिष्क की क्षमता को ही व्यक्तित्व का विकास समझने वाले वैज्ञानिकों ने इन दिनों इस संदर्भ में कई दृष्टियों से विचार किया और कई उपाय सोचे। वे यह भी मानते हैं कि परिवार एवं समाज के वातावरण का मनुष्य के चिंतन एवं स्वभाव पर असर पड़ता है। इसलिए शिक्षा तथा परंपरा के क्षेत्र में कुछ ऐसा समावेश होना चाहिए जिसके प्रभाव से आज का मनुष्य कल की अपेक्षा बुद्धिमान, साहसी और सद्गुणी हो सके। साथियों, इसके अतिरिक्त उनका विशेष ध्यान इस बात पर भी गया कि ब्रेन वॉशिंग के कारगर उपाय ढूंढ निकाले जाएं। साथियों, इस संदर्भ में कम्युनिस्ट देश सबसे आगे है। उन्होंने अपने विरोधियों का सफाया करके सिर दर्द से छुटकारा पाने के उपायों में अत्यधिक उत्साह दिखाया है। वहां ऐसे प्रयोग भी हुए हैं कि प्रतिपक्षी मान्यता वालों पर ऐसे मनोवैज्ञानिक दबाव डाले जाएं ताकि वे अपनी पूर्व मान्यता को छोड़कर नए निर्देशों को हृदयंगम करने के लिए स्वेच्छापूर्वक सहमत हो जाएं। रूस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर एनोरबीन ने कई प्रयोग करके यह दिखाया कि मनुष्य को सुख या दुख की अनुभूति कराने वाले मस्तिष्क से स्त्रवित होकर रक्त में मिल जाने वाले दो विभिन्न प्रकार के रस हैं। इन रसों का स्त्राव स्वतः नहीं होता, वरन अच्छे बुरे विचार एवं भावनाओं के कारण होता है। उन्होंने बताया कि मस्तिष्क के ऐसे सूक्ष्म संस्थान हैं जिनका संबंध रेटिकुलर फॉर्मेशन से है। वहां से कुछ रसों का स्त्राव होता रहता है। इस प्रकार के रस से प्रसन्नता, प्रफुल्लता, मुस्कान, हंसी, मृदुलता, शिष्टता आदि गुण फूटते रहते हैं। दूसरे प्रकार के रस से मनुष्य चिंतित, दुखी, निराश और उद्विग्न बना रहता है। यह अनुसंधान और प्रतिपादन यह सिद्ध करते हैं कि मस्तिष्क के रूप में एक अलौकिक सामर्थ्य से भरा पूरा देवता
हमारे भीतर ही सिंहासनारूढ़ है, हमारे भीतर ही बैठा है। वह दृश्य होते हुए भी सर्वसमर्थ है। पूजा अर्चना के अन्य बाह्य प्रयोग निष्फल हो सकते हैं, पर मन सरंजाम को समुन्नत बनाने की साधना ऐसी है जिसे निष्ठापूर्वक करते रहने वाले निहाल होकर ही रहते। मित्रों, यह तो ये अध्यात्म विज्ञान की चर्चा। इसी क्रम में आगे पदार्थ विज्ञान का तरीका इससे भिन्न है। यह बताते हैं, इन दिनों विज्ञान वेत्ता मानवीय मस्तिष्क पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जिन शोधों में संलग्न हैं, जिन आविष्कारों को प्रत्यक्ष करने एवं जिन उपकरणों को विनिर्मित करने में प्रयत्नशील हैं, वे काफी जटिल हैं। उनमें यह आशंका भी है, यदि वह नियंत्रण प्रयास त्रुटिपूर्ण रह गया तो जिस पर प्रयोग किया गया है वह मानवीय सभ्यता से भिन्न किसी देवी दानव स्तर को अपनाकर स्वयं विचित्र सिद्ध हो सकता है और विचित्र परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। इस आशंका से किस प्रकार बचा जाए, यह पहेली शोधकर्ताओं को बेतरह हैरान किया है। यदि उनके आविष्कार एक बार कोई असाधारण विद्युत तरंग व्यापक क्षेत्र में फैलाकर लोगों की विचार शैली को किसी विशेष दिशा में मोड़ दें, मस्तिष्क की संरचना एवं प्रवाह प्रक्रिया में हेर फेर उत्पन्न कर दें, तो फिर उनका प्रभाव वंश परंपरा बनकर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही चला जाएगा। एक बार सरल संरचना को किसी बड़े झटके से मोड़ना तोड़ा जा सकता है, पर बार बार यह प्रयोग सफल नहीं होगा। मित्रों, गीली लकड़ी को एक बार मोड़कर किसी खास शक्ल का बनाया जा सकता है, पर जब वह उस स्थिति में मजबूत हो जाए तो बार बार मोड़ना संभव ना होगा। मस्तिष्क की संरचना प्रकृति प्रदत्त क्रम के अनुसार गीली लकड़ी की तरह है, पर पीछे जब उसे रेडियो सक्रिय ऊर्जा की भट्टी में तपाकर एक ढांचे में ढाल दिया जाएगा तो पीछे उसमें भिन्न प्रकार के परिवर्तन कर सकना सरल ना होगा। साथियों, इसी क्रम में आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे पदार्थ विज्ञान का तरीका के बारे में। ओम शांति। सुनते रहिए, स्वाध्याय मनन चिंतन करते रहिए, सत्संग करते रहिए।